जब हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? बड़े बड़े साम्राज्य, महान राजा, है ना? लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा राजवंश भी था जिसने मौर्यों से भी पहले एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी थी, पर अक्सर उसे हम भूल जाते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में तो हम सब ने सुना है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। लेकिन सवाल ये है कि उनसे ठीक पहले भारत पर किसका राज था? और बस यही सवाल हमें इतिहास के एक ऐसे अध्याय की तरफ ले जाता है जो भुला तो दिया गया, लेकिन है बहुत जरूरी। तो चलिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। यहां हमें शिशुनाग वंश दिखता है और फिर महान मौर्य वंश, और इन दोनों के ठीक बीच में एक पुल की तरह कौन है? जी हां, नंद वंश। करीब 345 से 321 ईसा पूर्व तक ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी थे जिन्होंने भारत के पहले महान साम्राज्य के लिए, आप कह सकते हैं, स्टेज तैयार किया। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं, और इसकी शुरुआत होती है नंद वंश के संस्थापक से, एक बेहद महत्वाकांक्षी और बहुत ही शक्तिशाली इंसान, महापद्मनंद। तो सवाल उठता है, ये महापद्मनंद थे कौन? पुराणों की माने तो वो एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आए थे। अब जरा सोचिए, उस दौर में जहां आपका जन्म ही सब कुछ तय कर देता था, वहां एक साधारण इंसान का सिंहासन तक पहुंचना, ये कितनी बड़ी क्रांति रही होगी। उन्होंने ताकत के दम पर शिशुनाग वंश को खत्म किया और पाटलिपुत्र में अपनी सत्ता जमाई। और वो कितने असरदार शासक थे। अरे, उन्हें एक राट की उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब है एकमात्र शहंशाह। उन्होंने एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया और पहली बार मगध के साम्राज्य को दक्षिण भारत की सरहदों तक ले गए। और हाँ, इस सब के साथ साथ उन्होंने इतनी दौलत जमा की जिसका कोई हिसाब नहीं था। लेकिन उनके शासन में एक अजीब सा सामाजिक तनाव भी था। एक तरफ तो आम जनता उनके साथ थी, उनका समर्थन कर रही थी, पर वहीं दूसरी तरफ जो पारंपरिक ब्राह्मण वर्ग था, वो उनकी साधारण पृष्ठभूमि की वजह से उनसे खुश नहीं था। इससे पता चलता है कि उनका सत्ता में आना उस समय के सामाजिक ताने बाने के लिए कितना बड़ा झटका था। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह साम्राज्य एक ऐसी ताकत कैसे बना जिसे कोई रोक नहीं सकता था। देखिए, नंदों की ताकत ना दो चीजों पर टिकी थी। एक, उनकी विशाल सेना, और दूसरा, उनकी बेहिसाब दौलत। नंद सेना ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये अपने आप में एक किंवदंती थी। इसका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था और इसे प्राचीन दुनिया की सबसे खतरनाक युद्ध मशीनों में से एक माना जाता था। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2 लाख पैदल सैनिक। सोचकर देखिए, ये उस जमाने के किसी भी बड़े शहर की कुल आबादी से भी ज्यादा था। ये तो जैसे इंसानों का एक समंदर था जो किसी भी दुश्मन को कुचल सकता था। और फिर थे 20,000 घुड़सवार। ये सेना के वो हाथ थे जो बिजली की रफ्तार से हमला करते थे, दुश्मन पर कहीं से भी, कभी भी। इससे सेना को जबरदस्त तेजी और लचीलापन मिलता था। और आखिर में उनकी सबसे भयानक ताकत, 3,000, जी हां, 3,000 युद्ध हाथी। ये प्राचीन युद्ध के मैदान के असली टैंक थे, विशाल, जिन्हें रोकना नामुमकिन था, जो दुश्मन की मजबूत से मजबूत दीवारों को भी कागज की तरह फाड़ सकते थे। इस सेना का खौफ कितना था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब दुनिया को जीतने निकला सिकंदर महान भारत की दहलीज पर पहुंचा, तो उसकी अपनी ही सेना ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने नंदों की इसी विशाल सेना की कहानियां सुन रखी थीं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि नंद साम्राज्य वाकई कितना ताकतवर था। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी सेना को चलाने के लिए पैसा कहां से आता था? इसका जवाब है एक बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था से। जैसा कि हम देख सकते हैं, कमाई का एक बड़ा हिस्सा खेती से आता था, लेकिन व्यापार और उद्योग का भी अहम योगदान था। और इस सब को एक साथ बांध कर रखती थी एक बेहद कुशल और हां, काफी कठोर टैक्स प्रणाली, जिसने शाही खजाने को हमेशा लबालब भरा रखा। लेकिन कहते हैं ना, हर उरूज को जवाल है। महान शक्तियों का भी पतन होता है, और नंद साम्राज्य का पतन शुरू हुआ उसके आखिरी शासक धनानंद के साथ। धनानंद को तो मानो सोने की थाली में सजा सजाया साम्राज्य मिला था। उसे अपने पिता से एक विशाल और अमीर विरासत मिली थी, लेकिन जहां उसके पिता ने साम्राज्य बनाया था, वहीं धनानंद उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ था। इतिहास उसे एक अत्याचारी और घमंडी राजा के तौर पर याद करता है, जिसने अपनी प्रजा का दिल जीतने की जगह उन्हें तिरस्कार की नज़र से देखा।
तो उनके पतन के मुख्य कारण क्या थे? चलिए इन 4 कदमों पर नजर डालते हैं। पहला, उसकी नीतियां उसे जनता के बीच बहुत अलोकप्रिय बना रही थीं। दूसरा, उसकी कठोर टैक्स नीतियों ने लोगों के दिलों में गुस्सा भर दिया था। तीसरा, ब्राह्मणों के साथ जो मनमुटाव था वो जारी रहा। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ था, जब उसने विद्वान चाणक्य का अपमान किया। एक ऐसी गलती जिसने एक क्रांति की आग भड़का दी। तो इस तरह नंद वंश का अंत हो गया। लेकिन उनकी विरासत क्या थी? उनका महत्व इस बात में है कि उन्होंने अनजाने में ही सही भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था। लगभग 321 ईसा पूर्व में वही अपमानित विद्वान चाणक्य एक युवा योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर धनानंद को सत्ता से उखाड़ फेंकते हैं, और इसी के साथ नंद वंश का अंत होता है और मौर्य वंश का सूरज उगता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मौर्य साम्राज्य की नींव असल में नंदों ने ही रखी थी। वही थे जिन्होंने पहली बार भारत को एक केंद्रीकृत सरकार, एक विशाल पेशेवर सेना और एक व्यवस्थित आर्थिक प्रणाली का मॉडल दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो बस इसी तैयार नींव पर एक और भी शानदार इमारत खड़ी कर दी। तो इस सत्र को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर धनानंद ने अपने अहंकार में आकर चाणक्य का अपमान न किया होता तो क्या भारत का इतिहास वैसा ही होता जैसा हम आज जानते हैं? एक छोटा सा लम्हा और इतिहास की पूरी धारा ही बदल गई। इस पर जरूर सोचिएगा।